हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग रोज की तरह शानदार जिंदाबाद और जबरदस्त होंगे। हम लेकर आए हैं सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 9th के लिए। और हम मैथमेटिक्स की आज शुरुआत करते हैं क्लास 9th की, जो बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे, जहां तक कि आपके सपने साकार हो सकते हैं। और हम आज चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। उससे पहले हम अपने सिलेबस के बारे में जानेंगे और सिलेबस हमारा क्या कहता है उसी के अनुसार हम चलेंगे। और मैथमेटिक्स शुरू करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं जो शायद आपके माइंड के विचारों को बदल सकते हैं। जैसे हमको प्लेन लैंड कराना है हमको प्लेन लैंड कराना है तो हमें पहले प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए, और प्लेन को उड़ाने से पहले हमको प्लेन के बारे में जानना चाहिए। उसी तरह मैथमेटिक्स होती है। मैथमेटिक्स में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि आंसर लाने से पहले हमको क्वेश्चन के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। और उससे पहले क्वेश्चन से पहले हमें क्वेश्चन के जिस क्वेश्चन से पहले हमको क्वेश्चन के चैप्टर का एनालिसिस करना चाहिए कि हमारा चैप्टर क्या कहता है, तभी हम क्वेश्चन का आंसर ला पाएंगे। चलिए हम अपने सिलेबस को जानते हैं कि हमारा सिलेबस क्या है। तो फर्स्ट जो होगा हमारा जो चैप्टर होगा वो होगा संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। और दूसरा होगा अलजेब्रा यानी बीजगणित। और तीसरा होगा निर्देशांक ज्यामिति। और चौथा होगा ज्यामिति। और पांचवा होगा हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन ये होगा। और छठवां होगा हमारा क्या होगा, वो होगा सांख्यिकी एवं प्रायिकता। ये संख्या पद्धति में हम संख्या के बारे में जानेंगे, हर तरह की संख्या क्या होगी उसके बारे में जानेंगे। और बीजगणित में हम जानेंगे कि जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये सब जानेंगे। और निर्देशांक ज्यामिति में किसी बिंदु के निर्देशांक जानेंगे और कार्तीय तल जानेंगे। और ज्यामिति में हम क्षेत्रफल यानी रेखा रेखा है, चतुर्भुज है, त्रिभुज है, ये सब जानेंगे। और मेंसुरेशन में हम क्षेत्रफल आयतन ये सब जानेंगे। और सांख्यिकी में हम माध्य माध्यिका और ये सब प्रायिकता सब पढ़ेंगे। इसमें माध्य माध्यिका आता है, बारंबारता आती है, ये सब जानेंगे। तो ये हमारा सिलेबस रहा। और जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा वो होगा संख्या पद्धति, जिसको दुष्ट अंग्रेजों की भाषा में क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम्स ये बोलते हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, हम
अपने चैप्टर पर शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा संख्या पद्धति होगी। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पहले से आपको बेसिक मजबूत हैं आपके तो अच्छी बात है, अगर नहीं मजबूत तब भी कोई बात नहीं। हम बिल्कुल वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से आप समझ सकते हैं। तो देखिएगा, ये चैप्टर हमारा फर्स्ट होगा चैप्टर फर्स्ट, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम्स। तो इसमें हम सबसे पहले जानेंगे संख्या क्या होती है, क्योंकि हमको एकदम बेसिक से स्टार्ट करना है। संख्या क्या होती है, यानी नंबर। नंबर क्या होता है? तो नंबर वो होता है, ये गणितीय एक साधन है। नंबर एक गणितीय साधन होता है जो किसी चीज को मापन करता है या फिर उसको उसकी गणना करता है। वही होती है हमारी संख्या। संख्या का हम मापन या फिर गणना करते हैं, तो वही होती है। तो हमारी डेफिनेशन क्या होगी? संख्या एक गणितीय साधन है जो गणना और मापन में प्रयोग की जाती है। ये होती है संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अब हम इसके क्या संख्या पद्धति की कुछ मूलभूत संकल्पनाएं जान लेते हैं, जिसमें आती हैं पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्या, ये सारी चीजें आती हैं। तो संख्या पद्धति की मूलभूत संकल्पनाएं ये। तो हम पहला जान लेते हैं कि वास्तविक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या पहले जानेंगे। एक नंबर प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? वे संख्याएं, नेचुरल नंबर वे संख्याएं जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं, जिनको हम गिनते हैं या फिर लोगों द्वारा गिनी जाती हैं, वही प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1 2 3 4, ये प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इनफाइनाइट तक। और इसमें अगर आपको लगता है कहीं पर ये समाप्त होती हैं, तो जहां पर आपने कहा समाप्त होती हैं, वहीं पर उस संख्या का अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संख्या भी होती है। आप उसके आगे भी बढ़ेंगे, उसके पीछे भी बढ़ेंगे, वो भी एक प्राकृतिक संख्या ही होगी। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। वे संख्याएं
जो गिनने में प्रयुक्त होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और बड़ी से बड़ी संख्या अनंत यानी अपरिभाषित, जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते यानी अनंत हम बोल देंगे उसको, इनफाइनाइट। प्रत्येक संख्या का अग्रवर्ती और पश्चवर्ती होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है और बड़ी से बड़ी संख्या अपरिभाषित यानी अनंत। और एक पॉइंट कि प्रत्येक संख्या का अग्रवर्ती और पश्चवर्ती संख्या भी होती है। ये या फिर प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इसी तरह कहाँ तक? इनफाइनाइट तक, वो एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये एक से शुरू होती है। अब हम पूर्ण संख्या पर चलते हैं। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो एक पूर्ण संख्या बन जाती है। बाकी सेम होता है, प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है और पूर्ण संख्या जीरो से शुरू होती है। चलिए हम जान लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। नोट कर लीजिए इसको, और इसको हम डिनोट करेंगे तो किससे करेंगे? एन से डिनोट करते हैं। ये प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर को एन से डिनोट करते हैं। तो एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इसे एन से निरूपित करते हैं। एन बराबर एक, दो, तीन, चार, डॉट डॉट, कहाँ तक ले जाएंगे? इनफाइनाइट तक, जहाँ तक आप जा सकते हैं। ये नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या पर। देखिएगा पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये अभी हम बेसिक्स करा रहे हैं, अभी एक्सरसाइज कराएंगे। इसके बाद बेसिक हमारा समाप्त होने के बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे।
तो अगला पॉइंट होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं कर लीजिएगा और इसको होल नंबर्स बोलते हैं। ये होल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ अगर जीरो को हम सम्मिलित कर देते हैं तो वो एक होल नंबर बन जाती है। तो हमारी डेफिनेशन होगी कि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित कर देते हैं तो पूर्ण संख्या कहलाती है। ये होती है। और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये तो W बराबर ये होता है 0 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक। ये होता है, सिर्फ इसमें जीरो काउंट करते हैं। ये रहा। अगर प्राकृतिक संख्या में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो एक होल नंबर बन जाती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। ये होता है। अगला पॉइंट पूर्णांक। अगला पॉइंट हमारा पूर्णांक। पूर्णांक जानते हैं? पूर्णांक यानी इंटीजर। ये इंटीजर होता है। ये जी होता है इंटीजर। और ये पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या यानी अगर उसमें प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को मिला दिया जाए तो वो एक पूर्णांक बनता है। पूर्णांक आपका शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। यही होता है पूर्णांक। पूर्णांक पूर्ण संख्या यानी प्राकृतिक प्लस पूर्ण संख्या पूर्णांक कहलाते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे जेड बराबर ये -1 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे आगे बढ़ेगा, इधर भी बढ़ता जाएगा। ये होता है। ये हमारा इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। ये निगेटिव में भी होता है और शून्य भी हो सकता है और पॉजिटिव भी होता है। यही होता है हमारा इंटीजर। तो यह यह ऋणात्मक
ऋणात्मक शून्य और धनात्मक भी हो सकता है। ये नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं परिमेय संख्या पर। रेशनल नंबर नोट हो गया होगा, चलिए नोट कर लीजिएगा अच्छे से। रेशनल नंबर हम पर चलते हैं, उस पर नोट हो गया। चलिए रेशनल नंबर परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम अपान में बटा में लिख सकते हैं, जिसे वही होती परिमेय संख्याएं। और जो बटा में होगा नीचे अपान में, वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता है। अगर वो जीरो के बराबर हुआ तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर हाँ, एक हो सकती है बट जीरो नहीं हो सकता है। तो डिफिनीशन लिख लीजिएगा कि वे संख्याएं जिन्हें पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हो तो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये और इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। जैसे क्यू ये होगा 1/2 या फिर 3/5 या फिर 4/3 ये कर सकते हैं, जिन्हें हम अपॉन में लिख सकते हैं। और ये जैसे 2 है, 5 है और 3 है, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे ये आगे, तो अगर हम इसमें देख लीजिएगा, ये 2 है, अगर ये 2 अगर जीरो के बराबर हो जाएगी तो पूरी संख्या जीरो हो जाएगी। अगर पूरी संख्या जीरो हो गई तो वो परिमेय संख्या नहीं हो सकती। हमारी डिफिनेशन कहती है वह संख्या जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही हमारी परिमेय संख्या होती है। अगर हम ये जीरो आ रहा है तो ये एक पूर्ण संख्या हो जाएगी, ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। समझ में आया होगा। अगर ये जीरो हो गया तो ये जीरो, तो ये एक होल नंबर हो जाएगा। ये आपको साइड इंफॉर्मेशन। और जहां पर ये जो पी है और क्यू है, ये पूर्णांक होने चाहिए। 1 2 3 4 5 कुछ भी माइनस में हो या फिर प्लस में हो, कुछ भी हो सकता है। और क्यों कभी जीरो नहीं होगा, अगर जीरो हो गया तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। फिर तो इसमें एक पॉइंट ये कि इधर कर लीजिएगा, जहां पी और क्यू
पूर्णांक हैं और क्यों 0 के बराबर न हो। ये परिमेय संख्या हो गई। इसको हम माइनस में भी लिख सकते हैं और प्लस में भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही होगा सिर्फ। ये क्यों बराबर -1/2 ये भी कर सकते हैं, या फिर 7/5 माइनस कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऐसा होगा। आइए हम कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं। ये नोट हो गया होगा, ये नोट हो गया होगा। चलिए हम कुछ नोट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको काफ़ी जानकारी देंगे। चलिए देखिए नोट पॉइंट्स। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो हम पहला कर लेते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पहला पॉइंट, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। और अगला पॉइंट कि प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त, शून्य को छोड़कर, प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य को छोड़कर एक प्राकृतिक संख्या होती है। ये हमारे दो पॉइंट। और अगला पॉइंट हम देख लेते हैं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ये रहा अगला पॉइंट। और अगला पॉइंट हम जान लेते हैं कि प्रत्येक संख्या यानी प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक होता है। और पांचवा होगा जो शून्य है, शून्य ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक होता है। और छठवां पॉइंट, और शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक नहीं।
ये पॉइंट पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो आइए देखते हैं इसका ये कैसे होता है। तो अगर हम देखें कि हम जैसे एक लिखें, एक बराबर एक बटा एक लिख सकते हैं, एक को हम एक बटा एक लिख सकते हैं। तो ये एक बटा अगर एक कर दिए तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय हो जाएगी। वही हम 3/1 लिख दें तब भी वो परिमेय ही होगी। वही हमारा कहने का मतलब कि प्रत्येक पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। ऐसा नहीं कि अगर आपको 3 दे रखा है तो वो एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है, उसके नीचे हम एक लिख सकते हैं ना, तो वो परिमेय बन जाएगी। हम हमेशा अपॉन में एक मान कर चलते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांक और प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या एक रेशनल नंबर होता है, यानी परिमेय संख्या होती है। ये होता है कुछ भी, जैसे 5 है, 5/1 लिख सकते हैं, ये परिमेय संख्या होती है, रेशनल नंबर ये होता है। और अगला पॉइंट हम देखते हैं आ सकता है कि नहीं आ सकता है। आ जाएगा वैसे तो। सातवां पॉइंट ये होगा कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है। ये इतने पॉइंट हमारे नोट्स के, जो आपको आगे चलकर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, नोट कर सकते हैं। चलिए नोट हो गया होगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए ये नोट हो गया होगा। चलिए अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा तुल्य परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, देखिएगा। तुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट देखिएगा कि ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर वे संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं, जो अंश और हर बराबर हों या फिर बराबर करने के लिए उनका वियोजन हम कर सकते हैं, वही होती हैं तुल्य परिमेय संख्याएं। तो वे परिमेय संख्याएं जिनके अंश व हर बराबर हों या बराबर करने के लिए उनका वियोजन किया जा सकता है। जैसे 1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 2/4 लिख सकते हैं, अगर हम इसको वियोजन का मतलब हम उनका काट पीट कर सकें। तो जैसे 1/2 है, 1/2 को हम 2/4 लिख सकते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे, काटेंगे, तो ये कट जाएगा, ये 1 बचेगा, ये 2 बचेगा। उसी तरह ये हो जाएगा कितना, हम इसको 25 और इसको हम 50 बना दें, या फिर इसको हम
94, इसको हम इसको इसको 94 और इसको 47, ये ऐसा बना सकते हैं। ये सब बराबर होंगे, वही होता है। अंश और हर जानते होंगे आप, ऊपर वाला ये होता है अंश और ये होता है नीचे वाला हर होता है, ये तो आप जानते होंगे। वियोजन का मतलब हम तोड़ें, जिसको जिसको हम तोड़ सकते हैं, जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं, और डिवाइड करने के बाद अगर बराबर हो जाए तो वो तुल्य परिमेय संख्या होती है। देख लीजिएगा, नोट हो गया होगा। चलिए हम अगला चलते हैं कि परिमेय संख्या, दो संख्याओं के बीच हम परिमेय संख्या कैसे निकाल सकते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा तो हम जान लेते हैं। हो गया होगा, देखिएगा, हम जानेंगे क्या कि दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, कि कैसे ज्ञात किया जाता है। मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना, तो मेथड टू डिटरमाइन रेशनल नंबर between PWO2 नंबर्स, ये। अब हम चलते हैं, देखिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिएगा, इन्हीं दो परिमेय संख्याओं के मध्य असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, जिनको ज्ञात करने के लिए निम्न विधि, आगे विधि बताएंगे नीचे, निम्न विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें दो मेथड होंगी, एक होंगी दो संख्याओं के मध्य एक संख्या ज्ञात करना, परिमेय संख्या, और दो संख्याओं के मध्य एक से अधिक संख्या ज्ञात करना। तो हम पहली मेथड जानेंगे कि दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, ये इसको जानेंगे। तो इसमें ये हमारी हेडिंग रही, और माना x और y दो संख्याएं हैं, x और y दो संख्याएं हैं, और x छोटा है y से, यानी x छोटा है y से। जिस तरफ इस निशान का मुंह होता है, खुला होता है, उस तरफ की संख्या हम बड़ी लेते हैं। तो x छोटा है और y बड़ा है, यानी x लेस देन y से, यह हुआ x लेस देन y। तब
एक्स प्लस वाई अपान 2, ये आपका फार्मूला बनेगा जो आपके एक्सरसाइज में काम आएगा। एक्स प्लस वाई अपान 2, जो पहली संख्या होगी और दूसरी वाली संख्या होगी उनको हम ऐड कर देंगे और 2 से भाग कर देंगे जितनी भी संख्याएं होंगी, या फिर एक संख्या और बढ़ा दें, जैसे इसमें 3 नहीं जेड कर दें, ये जेड है तो ये अपॉन 3 हो जाएगा। 2 की जगह पर हम जितनी संख्या ऊपर ऐड करेंगे उतने से हमको भाग करना पड़ेगा, उतनी संख्या से, ये होता है। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा जो एक्सरसाइज में आपको काम आएगा। एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक परिमेय संख्या होगी। ये तो हम एक क्वेश्चन करा देते हैं, जैसे क्वेश्चन करा दे तो आपको बेटर में समझ में आएगा। इसमें क्या है कि पहली संख्या जो होगी वो छोटी होगी, जैसे x छोटा है y से, तब ये होगा x प्लस वाई अपान 2, ये होना चाहिए। ये आपको याद रखना है कि पहली संख्या छोटी होनी चाहिए। या फिर हम लिख देते हैं कि पहली संख्या छोटी और ये दूसरी संख्या बड़ी। ये आपका क्वेश्चन क्या है कि जैसे क्वेश्चन हमारा 3 और 4 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये रहा आपका क्वेश्चन। जब हम इसको करेंगे सॉल्यूशन होगा आपका क्या कि इसमें 3 छोटी है और 4 बड़ा है, तो हम करेंगे 3 को छोटा लेंगे और 4 को बड़ा। अगर ये संख्या ऐसी है और 4 बड़ा है 3 छोटा ऐसी है तो हम इनको ऐड कर देंगे x प्लस वाई अपान 2 से। जब करेंगे तो x हमारा हो जाएगा x बराबर 3 मानेंगे, y बराबर 4 मानेंगे, ये मानेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई अपान 2। जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अपान 2। जब करेंगे तो ऊपर हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ये 7 हो जाएगा अपान 2 हो जाएगा। यही एक ये 7 अपान 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हमारी क्या कहती है, जिसे हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो हम इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी पी अपान क्यू है। तो इसको इसमें हम जब करेंगे तो पी क्या होगा, जो पी होगा वो होगा 7 और क्यू होगा वो होगा 2। ये आप देख सकते हैं, इससे आप नोट कर सकते हैं। समझ में आया होगा, समझ में तो आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। अब हम चलेंगे कि ये तो मेथड 1 है, जब दो संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या होगी। अब हम दो संख्याओं के मध्य जब एक से अधिक परिमेय संख्या होंगी तब हम ज्ञात करेंगे। तब आपका मेथड क्या होगा आइए जानते हैं। ये नोट हो गया होगा, ये नोट हो गया होगा। देखिएगा, जब दो संख्याओं के मध्य एक से अधिक परिमेय संख्या हो, जब दो संख्याओं के मध्य एक से अधिक संख्याएं ज्ञात करना। तो देखिएगा कि माना x और y दो संख्याएं, x और y दो संख्याएं हैं जिनमें y बड़ा है x से, तब
तब हम ज्ञात करेंगे डी बराबर होता है पहली वाली जो बड़ी वाली संख्या है उसको लिखेंगे y माइनस करेंगे छोटी वाली संख्या करेंगे x अपॉन n। इसको अभी ना करें और थोड़ा लिखें कुछ कि x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x है तब n परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो आप लिखेंगे d बराबर होता है y माइनस एक्स, जो बड़ी वाली संख्या होगी उससे हम छोटी वाली संख्या घटाएंगे अपॉन करेंगे n प्लस 1। जितनी संख्या हमको निकालनी होंगी उसमें से एक और ऐड कर देंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि चार संख्याएं, दो संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्याएं, चार अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो आपको चार में से एक को और ऐड, n की जगह पर हम चार लिखेंगे और उसमें से एक को और ऐड कर देंगे, तो वो होता है। और अपरिमेय संख्याएं, दो संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्याएं, के मध्य अपरिमेय नहीं परिमेय हमको निकालना अभी, तो परिमेय संख्याएं, तो ये होता है अगर दो संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या निकालेंगे तो वो निकलेंगे क्या, पहला होगा x प्लस डी, ये पहली संख्या, दूसरी संख्या होगी x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, डॉट 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 x प्लस nd, जहां तक हम निकालें। तो ये हमारे पास परिमेय संख्या, दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ये निकलेंगी। पहली संख्या ये हो जाएगी, ये होगी आपकी पहली संख्या, ये पहली, और ये दूसरी, और ये तीसरी, और ये चौथी, और ये nवीं। ये होता है x हमारी छोटी संख्या होगी, लिख देते हैं इधर देखिएगा, जो x बराबर छोटी संख्या और y बराबर बड़ी संख्या। अगर आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है क्वेश्चन करने में समझ में आ जाए, और इसको पढ़ना भी है, तभी आप क्वेश्चन में कर पाएंगे। और जो होगा क्या, n संख्याएं ज्ञात करना। n मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 जो भी हो, जितनी संख्याएं आपसे कहा जाए उसमें से आपको n की जगह पर रखना है, जहां जहां पर n आपको दिखे वहां पर रखना है। ये आपको d मिलेगा। अगर d मिल गया, आपको d निकाल पा रहे हैं, तो आपको जाहिर सी बात है पहली संख्या आपको मिल जाएगी। दो संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं निकालने में पहली संख्या आपको मिल जाएगी। आपको ये याद रखना है कि d इज इक्वल टू वाई माइनस, ये बड़ी संख्या होती है, ये छोटी संख्या होती है। जितनी संख्याएं हमको निकालना है उसमें से एक को ऐड कर देंगे, ये आपका d निकलेगा। और d निकलेगा तो ये छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या में हम d को ऐड कर देंगे, वही हमारी पहली संख्या होगी। नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। हम चलते हैं अब अपरिमेय संख्या पर। अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम क्वेश्चन एक्सरसाइज में करेंगे इसका। नोट हो गया होगा, चलिए ये भी हमने जान लिया। अब चलेंगे अपरिमेय संख्या पर। अगर आपको ये सारी चीज़ें पहले से पता है तब भी आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं पता तब भी आपके लिए अच्छा है। तो नहीं पता है तो अब जानेंगे आप। देखिएगा अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, इसे इंग्लिश में
इरेशनल नंबर बोलते हैं। इरेशनल नंबर्स ये होता है। तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे आपका √2 हो गया, √5 हो गया, इनको हम रूट में लिखेंगे ऐसे ही, या फिर हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं तो वही होती हैं। या फिर पाई होता है आपका, पाई आपने कहाँ जैसे व्रत है उसमें पढ़ा होगा पाई, ये सब परिधि होती है, जैसे 2πr, ये सब आप उसमें पढ़ते हैं, व्रत में ये होता है। तो और जो जैसे आपका √4 है बराबर 2 होता है, अगर वर्गमूल निकालेंगे 4 का तो 2 होता है, तो 2 और -2 दोनों ही 4 के वर्गमूल हैं। ये अब हम चलते हैं कि अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। ये नोट हो गया होगा, चलिए देखते हैं। इस संख्या रेखा पर हम अब प्रदर्शित कर देखते हैं कि जैसे √2 है उसको हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिएगा, अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। जैसे आपको दे दिया जाए √13 को संख्या रेखा पर दर्शाइए, ये जैसे, तो हम कैसे इसको दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। इसको दर्शाने के लिए ये जो प्राकृतिक संख्या जो 13 है, ये प्राकृतिक संख्या 13 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल के रूप में हम लिखते हैं। तो जैसे ये प्राकृतिक संख्या हमारी 13 है, 13 बराबर प्राकृतिक संख्या, ये हुई। तो हम प्राकृतिक संख्या के इसका ऐसा वर्ग बनाएंगे कि इसको हम तोड़ेंगे पहले कि वर्गों के रूप में टूट जाए, ऐसी संख्या में टूट जाए जिनका हम वर्ग निकाल सकते हैं। तो जैसे 13 है, 13 का हम तोड़ेंगे, ये टूटेगा 13 बराबर 9 + 4, 13 को हम तोड़ सकते हैं 9 + 4 में, ये टूटेगा। अब 9 किसका वर्ग होगा, 9 होता है
बराबर 3 का वर्ग, 3 स्क्वायर हो जाएगा। और जो 4 होता है वो होता है 4 होता है 2 का वर्ग। ये होता वही हमने किया कि प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल, वर्गों ये वर्ग है, इनका योगफल के रूप में लिखते हैं। तो ये रूट आ जाएगा। फिर जैसे ये संख्या रेखा है ये बना दिया, इधर माइनस इन्फाइनाइट होता है, इधर प्लस इन्फाइनाइट होता है। अगर संख्या रेखा पर हम इसको दर्शाएंगे तो ये लंबाई मान लेते हैं कितनी होगी, ये लंबाई मान लेते हैं 2 है, और यहाँ तक की लंबाई हम मान लेते हैं ये 3 है। अब इनको हम मिला देंगे, ये मिला देंगे यहाँ तक, तो इनको मिलाएंगे तो इनका जब वर्ग निकालेंगे, वर्गों का योग करेंगे, जैसे इसको हम मान लेते हैं ए बी सी बिंदु मान लेते हैं, ये हो गया ए बी सी, ये कर दिया। तो आपने 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा, एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी। ये होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही हम पढ़े अर्थ में। या फिर कर्ण का, इधर देखिएगा फिर से आपको याद आ जाए पाइथागोरस प्रमेय, इसलिए लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपने पढ़ा होगा। अगर ये कोण हम थीटा मान लें तो इसके सामने का कोण ये होता है, ये वाली भुजा होती है लंब। थीटा के सामने का कोण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और थीटा के साथ जो बनी भुजा वो आधार होती है। ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री का होता है, समकोण होता है। उसी में हम इसका यूज करते हैं, समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय अगर नहीं पढ़ी तो अब आप पढ़ लीजिएगा। तो ये होता है, अगर हम करेंगे ये बी सी, कर्ण क्या होगा हमारा बी सी, ये वाली भुजा बी सी का स्क्वायर करेंगे हम बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर करेंगे। अब वही हम करेंगे कि बी सी निकालने के लिए ये आएगा √13, ये √13 हो जाएगा। जो हमको निकालना है कि √13 संख्या को दर्शाइए संख्या रेखा पर, वही हम दर्शा रहे हैं संख्या रेखा पर। तो √13 ये आएगा, कैसे आएगा देखिएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ये ए बी कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस ये ए सी है, तो ए सी हमारा 3 है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये होगा, ये हुआ। इनको अब हम ऐड कर लेंगे, तो इधर देखिएगा बी सी स्क्वायर करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये होता है 4 प्लस 9 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 13 मिल जाएगा। तो ये बी सी निकलेगा, बी सी करेंगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इस साइड से उस पार ले जाते हैं तो रूट में जाता है, अंडर रूट में चला जाता है। तो ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट बनेगा और ये 13 जुड़कर 13 बन जाएगा। तो यही हमारा बी सी आ गया, ये देख लीजिएगा। ये संख्या रेखा पर हमने निरूपित कर दिया। ये आपकी ये वाली लंबाई इतनी हो गई √13, ये आ गई आपकी बी सी √13 आ जाएगी। इसी तरह हम निकालेंगे जब एक्सरसाइज करेंगे तब। नोट कर लीजिएगा, समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं कि रियल नंबर, वास्तविक संख्या क्या होती है। तो ये नोट हो गया होगा। चलिए ये नोट हो गया होगा, देखिएगा अब हम वास्तविक संख्या पर चलते हैं। समझ में आ रहा होगा तो, अगर समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके, और दोस्तों तक शेयर भी करें। चलिए देखिएगा रियल नंबर क्या होता है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, आइए जानते हैं। वे संख्याएं जिनका पूर्ण वर्ग हो
वास्तविक संख्या कहलाते हैं, या फिर परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का एक साथ संग्रह वास्तविक संख्या कहलाती है। ये होता है, तो समझ में आया होगा। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इमेजिनरी नंबर होता है, उसको काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। इमेजिनरी नंबर को काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं अभी हम नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। जो काल्पनिक संख्याएं वो होती हैं, निगेटिव में आती है, वो काल्पनिक संख्याएं होती हैं, उनको हम अभी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ रियल नंबर तक ही पढ़ेंगे। अब हम चलेंगे, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा होगा, तो हम इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर लेंगे वो हमारा होगा एक्सरसाइज का। 1.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर में। ये हमारा पहला लेक्चर होगा, ये लेक्चर हमारा फर्स्ट। लेक्चर 0.01 ये हमारा फर्स्ट लेक्चर। जो अगला लेक्चर होगा वो दूसरा होगा, उसमें हम एक्सरसाइज करेंगे 1.1 की। चलिए इसी के साथ हम लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ऑल, टेक केयर।